नमस्कार, मैं शोभित पांडे एक बार फिर से ओम गुरुकुल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों के साथ में। और आज जैसा कि हमने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि ज्योमेट्री की अगली शुरुआत करेंगे, तो आज हम ज्योमेट्री के साथ में आगे कंटिन्यू करेंगे। पहले ज्योमेट्री में थोड़ी सी बात कर लीजिए आपसे, तो पहले ज्योमेट्री में हम पूरी की पूरी थ्योरम्स पढ़ाएंगे, फिर उसके सवाल कंटिन्यू करवाएंगे। तो आज पहले थ्योरम्स का मतलब पार्ट रहेगा और 2 क्लासों 3 क्लासों या 4 क्लासों में जब तक थ्योरम्स कंप्लीट नहीं होंगी तब तक हम थ्योरम्स पे रहेंगे और उसके आगे फिर हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलो आज देखते हैं अगला क्या रहेगा। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं, पहला पॉइंट आता है हमारा बिंदु का। क्या रहता है? पॉइंट, बिंदु। बिंदु क्या होता है? तो बिंदु बेटा वह पॉइंट होता है जिसकी ना तो लंबाई होगी, ना चौड़ाई, ना ही क्या होगी ऊंचाई। देखो लिखा भी है, जिसमें ना लंबाई होगी, ना चौड़ाई होगी, ना कोई मोटाई होगी, वह क्या कहलाएगा? बिंदु कहलाएगा। बोलो समझ में आई ये बात? ठीक है, तो हम सबसे छोटा पॉइंट यानी सबसे छोटा बिंदु से एक कहानी की शुरुआत करते हैं। तो बिंदु क्या कहलाएगा? जिसकी ना तो लंबाई, ना चौड़ाई, ना ही मोटाई होगी, वो क्या कहलाएगी? बिंदु कहलाएगी। ठीक है, इसके आगे क्या रहेगा? इसके आगे देखिएगा। अच्छा, एक और पॉइंट बनता है कि एक पॉइंट से कितनी लाइंस जा सकती हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट से इन्फिनाइट लाइन जा सकती है। एक पॉइंट ऐसे निकल गई, एक ऐसे निकल गई, अगली ऐसे निकल गई, फिर ऐसे निकल गई, है ना, ये ऐसे निकल गई। तो ये इस पॉइंट से अगर देखेंगे तो इन्फिनाइट लाइन जा सकती हैं। ये आपके सामने ये फिगर भी बना हुआ है, ये आपने देखा भी होगा। तो एक बिंदु से कितनी लाइन जाएंगी? अनंत लाइन जाएंगी। ठीक है, इन्फिनाइट लाइन रहेंगी। अगला पॉइंट रहता है बिंदु से थोड़ा आगे बढ़े तो अब आता है, देखो एक पॉइंट से अगर अनंत लाइन तो 2 बिंदुओं से कितनी जाएंगी? देखिए, तो 2 बिंदुओं से केवल एक लाइन ही जा सकती है। 2 बिंदुओं से कितनी जा सकती है? तो लिखा है कि 2 भिन्न बिंदुओं से केवल एक लाइन खींची जा सकती है। आप खुद बताइएगा, ये 2 बिंदु हैं, इनसे केवल एक ही लाइन तो खींच सकती है, इसके अलावा कोई लाइन जा सकती है? बताओ, इससे नहीं जाएगी ना। तो एक ही 2 बिंदुओं से एक लाइन होती है। कभी कभी पूछ देता है कि 3 बिंदुओं से, तो 3 बिंदु डिपेंड करते हैं कि होते कैसे हैं, है ना। 3 बिंदु अगर एक ही लाइन में है तो इनको संरेखी कहते हैं, और एक लाइन में है तो इनसे कितनी लाइन जाएगी? बोलो, एक लाइन। और अगर 3 बिंदु ऐसे हैं तो ऐसे बताओ 3 लाइनें खींची जा सकती है। लेकिन ये देख लेना, ये 3 लाइनें तो खींची दिख रही हैं, लेकिन तीनों बिंदुओं से जाने वाली एक भी लाइन नहीं है। तीनों बिंदुओं से जाने वाली, ये ट्रायंगल बनाएगा लेकिन 3 बिंदुओं से जाने वाली लाइन नहीं होगी। 3 बिंदुओं से एक लाइन कब खींचेगी? जब एक लाइन पे होंगे, है ना। 3 बिंदुओं से कब खींचेगी? जब एक लाइन पे होंगे। देखो ये लिखा है अगला पॉइंट, नोट नंबर 3 लिखा है कि 3 या 3 से अधिक बिंदु अगर संरेखी हैं, कोलिनियर पॉइंट हैं, तो क्या कहलाते हैं? अगर एक ही लाइन पे होंगे तो क्या कहलाएंगे? कोलिनियर कहलाएंगे। यदि वे एक ही रेखा पर स्थित हों तो कोलिनियर कहलाएंगे। 3 या 3 से अधिक बिंदुओं से एक मतलब पर स्थित होते नहीं हैं तो असंरेखीय बिंदु नॉन कोलिनियर पॉइंट पहले कहलाते हैं। सुन लीजिएगा पहले क्या कहा उसने कि 3 या अधिक बिंदु एक रेखा पर स्थित नहीं हो तो असंरेखी बिंदु या नॉन कोलिनियर। जैसे ये ए बी सी ये एक लाइन पे हैं तो ये कैसे हो गए? कोलिनियर हो गए, संरेखी हो गए। और ये बताओ ऊपर नीचे हैं तो बताओ ये कैसे हो गए? असंरेखी बिंदु हो गए कि नहीं? बोलिए, ये बात आई समझ में? यहाँ पे यहाँ तक क्लियर है पॉइंट? क्या हुआ फिर से सुनिएगा, एक लाइन पे होंगे तो संरेखी बिंदु और एक लाइन में ना हो तो असंरेखी बिंदु, है ना। आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा, अब 4 बिंदु होंगे, जब 4 बिंदु तो 4 या 4 से अधिक बिंदुओं से एक वृत्त खींचा जा सकता है ना। एक वृत्तीय कहलाते हैं और वृत्त भी कितना खींचा जा सकता है? इससे एक वृत्त खींचा जा सकता है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा आपको और थोड़ा सा कुछ चीजें बताना चाहेंगे, तो देखिएगा ध्यान से। एक मैंने ये बोर्ड ले लिया है, इसमें हम आपको क्या बताए हैं, बताइए एक बिंदु से कितने सर्किल खींचेंगे? एक बिंदु से, तो ध्यान से देखिएगा, एक पॉइंट है, ये सर्किल का कोई भी एक पॉइंट हो सकता है। ये छोटा सर्किल हो सकता है, इससे बड़ा वाला सर्किल ऐसे निकल जाए, है ना। एक और छोटा सर्किल हो ऐसे निकल जाए, एक और सर्किल हो और छोटा हो जाए। तो एक बिंदु से, एक पॉइंट से इन्फिनाइट सर्किल रहते हैं। ठीक है ना। देखिएगा इसके आगे एक बिंदु से कितने सर्किल रहते हैं? इन्फिनाइट रहते हैं। इसके आगे अगर बढ़ेंगे तो देखिएगा इसके आगे अगर बिंदु 2 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 2 बिंदु। तो देखिए 2 बिंदु से क्या रहेगा, लिख दें ये एक पॉइंट से, है ना, एक पॉइंट से इन्फिनाइट। अगर बिंदु 2 हो जाएंगे, मान लो ये 2 बिंदु हैं, ठीक है ना, तो इससे भी बताओ इन्फिनाइट सर्किल हो सकते हैं। जैसे अगर हम आपको दिखाना चाहें तो एक पॉइंट यहाँ पे हम लेना चाहेंगे, एक सर्किल को लेना चाहेंगे, है ना। बनाते हैं एक आपको सामने सर्किल,
अब इसका हम कलर चेंज कर दें ताकि आपको दिखने लगे, दिख रहा होगा, ठीक है। अब अगर ये एक सर्किल है, इसको अगर हम लेंगे तो इस सर्किल से कितने बिंदु खींचे जाए, मतलब 2 बिंदुओं से कितने सर्किल हो सकते हैं, तो 2 बिंदु हो सकते हैं किसी सर्किल के इस पॉइंट पे आए, और अगर इससे थोड़ा सा बड़ा सर्किल बनेगा तो हो सकता है उसके पॉइंट बदल जाए, है ना। इससे और बड़ा बनेगा तो हो सकता है उनके लिए यहाँ पे आ जाए, और बड़ा बनेगा तो उसके लिए यहाँ आ जाए, हो सकता है और बड़ा बने तो इनके लिए यहाँ आ जाए। तो 2 बिंदुओं से कितने सर्किल होंगे, तो 2 बिंदुओं से, 2 पॉइंट से भी इन्फिनाइट सर्किल खींचे जा सकते हैं। बोलो यहाँ वक्त तक क्लियर है। इसके बाद अगर हम बढ़ें, इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो देखिएगा ध्यान से, अगर पूछा जाए कि 3 बिंदु से कितने सर्किल, तो बताओ एक पॉइंट ये होगा, दूसरा ये होगा और तीसरा ये होगा। तो 3 बिंदुओं से एक ही सर्किल खींचेगा कि नहीं, क्योंकि कोई भी त्रिभुज लेंगे तो उसका परिवृत्त जो बोलते हैं इसी को बोलते हैं, है ना। तो परिवृत्त तो एक ही होता है ना, परिवृत्त क्या होता है, किसी भी त्रिभुज का एक ही तो परिवृत्त होता है कि नहीं। तो कोई भी 3 बिंदु ले लोगे उससे कितने सर्किल, एक सर्किल। इसी प्रकार 4 बिंदुओं से कितने सर्किल होंगे, अगर इनको हम जोड़ेंगे तो 4 बिंदुओं से भी कितना सर्किल हो जाएगा, एक सर्किल हो जाएगा। बोलो ये बात आई समझ में कि नहीं आई। तो फिर से पूरी बात को हम रिपीट करते हैं और रिपीट करते हुए चलते हैं। तो हमने बोला है कि एक पॉइंट से इन्फिनाइट लाइन, एक पॉइंट से कितनी लाइन, इन्फिनाइट लाइन, और एक पॉइंट से इन्फिनाइट क्या रहेंगी, लाइन रहेंगी, और एक पॉइंट से इन्फिनाइट सर्किल रहेंगे, ठीक है ना। एक पॉइंट से इन्फिनाइट सर्किल रहेंगे। 2 बिंदुओं से भी यही कहानी होगी। 2 पॉइंट से क्या होगा, 2 पॉइंट से इन्फिनाइट लाइन और इन्फिनाइट सर्किल रहेंगे, ठीक है। लेकिन 3 बिंदुओं से क्या होगा, 3 पॉइंट से अगर संरेखी हैं, एक ही लाइन पर हैं तो एक लाइन खींची जा सकती है ना। और संरेखी नहीं है तो कोई लाइन नहीं होगी। तो संरेखी नहीं होंगे तो लाइन तो एक होगी, संरेखी होगी तो लाइन तो एक होगी। और अगर सर्किल होगा तो एक सर्किल भी खींचा जा सकता है। ये आपके सामने एग्जांपल इसका बना हुआ है। इसी प्रकार 4 बिंदुओं से संरेखी होंगे तो एक लाइन, और नहीं तो 4 बिंदुओं से एक सर्किल। और ये जो चतुर्भुज बना है ये एक चतुर्भुज कहलाएगा, चक्री चतुर्भुज। चक्री चतुर्भुज की यह पहचान होती है कि इसके चारों पॉइंट एक सर्किल पर होते हैं, है ना। अभी इस पर चर्चा आगे होगी, परेशान मत होइएगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा पॉइंट लेके। तो लिखा है कोई भी 3 असंरेखीय नॉन कोलिनियर पॉइंट से हमेशा एक वृत्तीय सर्किल होता है। अभी हम आपको ये बता के आए, देखो ये 3 बिंदु हैं, ठीक है। इन 3 बिंदुओं से बताओ, एक ही तो सर्किल खींचेगा। तो यही बता के आए कि एक त्रिभुज का परिवृत्त कितना होता है, एक ही होता है, ठीक है ना। इसके आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखिएगा। अब देखिएगा बहुत अच्छे से पॉइंट, एक वृत्त हमेशा 3 अनरेखीय बिंदुओं से होकर गुजरता है। ये पॉइंट को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, और बहुत अच्छा पॉइंट दिया गया है ये, क्या कि एक वृत्त हमेशा 3 असंरेखीय बिंदुओं से होकर गुजरेगा। तो सुनिएगा ध्यान से इस बात को। यहाँ सुनने के लिए, समझने के लिए हम आपको एक बोर्ड लेते हैं जिससे आपको समझाने में आसानी हो। देखिएगा इस बोर्ड में क्या क्या था, है ना। इस बोर्ड को अगर लेते हैं तो देखिएगा इसको, भाई एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये है। तो ये तीनों पॉइंट से एक सर्किल हम आराम से खींच सकते हैं, तीनों पॉइंट से। तो कोई भी सर्किल होगा उसके अगर हम 3 बिंदु खींचेंगे तो वो हमेशा 3 बिंदुओं से होकर गुजरेगा। कोई भी सर्किल ले लोगे, है ना, कोई भी सर्किल ले लोगे, अगर 3 कहीं भी पॉइंट ले लो, कहीं भी, है ना, बस संरेखी ना हो। एक यहाँ ले लिया, एक इसके बराबर पे ले लिया, और एक इससे इतनी दूर ले लिया। तो अगर इससे भी खींचेंगे तो हमें लास्ट में जाके एक सर्किल बड़ा सा दिख ही जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो ये चीज समझना बहुत अच्छे से, क्योंकि इसका यूज होता है क्वेश्चंस में, ठीक है। इसका यूज कहाँ होता है, क्वेश्चन में। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिएगा, ये पॉइंट अच्छा है, क्या, 1 डायमेंशनल। अच्छा, डायमेंशनल कितनी होती हैं, सबसे पहली बात यहाँ की जाए तो 3 डायमेंशनल होती हैं। आपने पढ़ा होगा ये 3 एक्सिस होती हैं, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस। इनके बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, सबके बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है ना। तो ये एक्स एक्सिस होती है। अभी हम केवल 1 डायमेंशनल की बात कर रहे हैं, यानी एक एक्सिस की बात कर रहे हैं। 1 लाइनर में अभी हमने सबसे पहले आपको केवल पॉइंट पे चर्चा की है, तो अब पॉइंट के बाद अब आगे बढ़े हैं तो क्या बनी है, लाइन। तो सबसे पहले रेखा बनती कैसी है, एक ऐसी सरल रेखा जो दोनों तरफ अनंत दूरी तक बढ़ाई जा सके। पहली बात तो पूछा जाता है कि लाइन बनती कैसे है, तो कहा जाता है कि कई बिंदुओं को अगर हम सटा के लिख दें,
है ना, कई बिंदुओं को अगर हम सटा के रखते चले जाएं तो बताओ एक लाइन बन जाएगी कि नहीं। तो अनंत बिंदुओं के जोड़ने से एक लाइन का निर्माण होता है, और ये लाइन होती क्या है, रेखा किसे कहते हैं, है ना। तो रेखा सुन के भावनाओं में मत बह जाना, ध्यान से सुनना इस बात को, है ना। तो रेखा क्या होती है, जिसको दोनों तरफ बढ़ाया जा सके, इस साइड भी अगर बढ़ाएं तो अनंत तक चले जाएं, और इस साइड भी अगर बढ़ाएं तो कहां तक चले जाएं, इनफिनाइट तक चले जाएं, तो वो क्या कहलाएगी, रेखा। और ध्यान रखिएगा, ये अगर ऐसे लिखा है PQ रेखा, तो लिखने का तरीका ऐसे भी हो सकता है, या अगर कहीं PQ के ऊपर एक लाइन खींची है, इसका मतलब क्या है कि PQ क्या है, रेखा है, PQ को दोनों साइड बढ़ाया जा सकता है। रेखा से आया क्या, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट किसको कहते हैं, रेखाखंड को। लाइन सेगमेंट किसको कहते हैं, रेखाखंड को। तो रेखाखंड क्या है, रेखाखंड रेखा का एक टुकड़ा होता है जिसका दो अनंत बिंदु या जिसके दो अंत बिंदु क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। बताओ ये इधर अगर हम बढ़ाएंगे कोई रेखा बन जाएगी कि नहीं, ये बढ़ाएंगे तो क्या होगी, रेखा होगी। लेकिन इसके दो पॉइंट कैसे हैं, फिक्स हैं। तो इन दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, आपकी रेखाखंड कहलाएगी। बोलो समझ में आई। इसी में एक पॉइंट और बनता है, इसमें एक पॉइंट बनता है भैया कि किरण क्या होती है ना, किरण, रेज। देखिएगा, अगर एक बिंदु फिक्स हो और दूसरा अनंत तक जा सके तो इसको क्या कहलाते हैं, किरण। एक बिंदु कैसे हो, फिक्स हो, और एक कहां तक जाए, इनफिनाइट तक जाए, तो इसको क्या कहलाएंगे हम, किरण या रेस कहलाएंगे। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला पॉइंट बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखो ये आ गया अगला पॉइंट, है ना। तीसरा पॉइंट में क्या आ गया, किरण हम समझा के आई अभी कि क्या, एक रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो और एक इनफिनाइट हो तो क्या कहलाएगी, ये बताओ फिक्स पॉइंट है, इसको इनफिनाइट तक तुम बढ़ा लो तो ये क्या कहलाएगी, आपकी किरण कहलाएगी। अब समझिएगा आगे, अब यहां से पॉइंट होते हैं आपके क्वेश्चंस पे आधारित। सबसे पहली बात, पैरेलल लाइन क्या होती है, समांतर रेखाएं या समानांतर रेखाएं, इनको कभी कभी ध्यान से देख लो, इनके नाम बहुत खतरनाक हैं, है ना। कभी कहते हैं अप्रतिच्छेदित रेखाएं, क्या कहलाती हैं, अप्रतिच्छेदित रेखाएं, तो वो भी क्या कहलाती हैं, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। बोलो समझ में आई बात। ठीक है, तो देखिएगा कौन कौन सी अब ये होती हैं, कह रहे हैं कि एक तल की दो भिन्न रेखाएं, है ना, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। कब, यदि उनमें कोई भी बिंदु आपस में उभयनिष्ठ ना हो, चाहे वो दोनों तरफ कितनी भी बढ़ाई जाए। चलो भाषा नहीं समझ में आई, सब भूल जाओ। समांतर रेखाएं हमेशा वे रेखाएं होती हैं जिनके बीच की दूरियां हमेशा कैसी रहेंगी, समान। कितने भी आगे बढ़ जाओ, बीच की दूरियां हमेशा कैसी रहेंगी भैया, बोलिए, समान रहेंगी। अगर आगे बढ़ने पे कहीं पे भी ये दूरी नहीं बदले तो ये हमेशा कैसी कहेंगी, समांतर रेखाएं कहलाएंगी। समांतर रेखाएं उन्हीं को कहते हैं, चाहे इधर बढ़ाओ चाहे इधर बढ़ाओ, ये कभी भी आगे जाके मिलेंगी नहीं, वो रेखाएं क्या कहलाएंगी, आपकी समांतर रेखाएं कहलाएंगी। आगे बढ़ते हैं थोड़े पॉइंट्स को लेके, यहां देखिएगा। ठीक है, तो देखो लिखा है इसके, ये देखो लिखा है, दो समांतर रेखाओं के बीच लंबवत दूरी हमेशा समान होती है ना। तो हम आपको एक पॉइंट यहां पे बताना चाह रहे हैं। पहले तो एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा कि जो चीजें पढ़ा रहे हैं ये शुरू में थ्योरी है, तो थोड़ा हम स्पीड से इसलिए पढ़ा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर की जा सके। और ये सब आपको रिटन मटेरियल आपको इसी वीडियो के नीचे जो टेलीग्राम का लिंक दिया है उससे आप पूरा PDF डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, और हमने PDF को इस तरीके से बनाया हुआ है कि उस PDF के लिए आपको बहुत ज्यादा पेज ना लगे, है ना। ऐसा नहीं है कि हम जैसे हमारे में एक पेज पे क्वेश्चन आ रहा है, उसमें भी ऐसा नहीं आएगा। आपका हर एक पॉइंट पे एक ही, मतलब एक पेज पे कम से कम, मतलब जो पूरा ज्योमेट्री का PDF डाउनलोड करोगे तो बहुत ज्यादा 25 से 25 पेज की PDF बनी है ना। तो उसको एक बार पूरा पढ़ लेना, उसको डाउनलोड कर लेना। तो पहले समझ लो, अच्छे से समझ लोगे तो मतलब उसको समझने में भी दिक्कत नहीं होगी। और हम PDF पहले वीडियो के बाद में ही डलवा देंगे ताकि आप उसकी प्रिंट निकलवा लो, तो आगे के वीडियो में उसमें जो लिखना रहेगा वो आप साथ में लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे क्या कहा है कि यदि दो रेखाखंड एक ही सतह के साथ समान कोण बनाएं तो वो दोनों रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। देखिएगा, इस पॉइंट को समझिएगा। एक लाइन है, ये एक स्टेज पे खड़े हो, है ना। अब इनके साथ में देखो ये वाली जो लाइन खींची और एक लाइन खींची, कौन सी, ये वाली। बताओ दोनों लाइनें कितने डिग्री का कोण बना रही हैं, x डिग्री का। अगर दोनों कोण बराबर हैं तो बताओ ये वाली लाइन दोनों आपस में कैसी हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। अगर दोनों बताओ x कोण पे झुकी हैं तो तुम खुद बताओ
कभी ये आपस में आगे जाके मिलेंगी? कभी भी नहीं मिलेंगी। चाहे तुम कितना भी इनको आगे बढ़ा देना, ये आगे जाके कभी भी आपस में ना मिलेंगी, ना मिलती हुई दिखेंगी। तो ये रेखाएं क्या हो जाएंगी? आपकी समांतर रेखाएं हो जाएंगी। समांतर रेखाएं क्या होती हैं? अब इसका उल्टा भी अगर पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि समांतर रेखाएं एक ही सतह पर कैसे कोण बनाती हैं? बराबर कोण बनाती हैं। और इन कोणों को क्या कहते हैं? अभी हम अगले ही पॉइंट पे इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है, कि जब दो समांतर रेखाएं किसी एक तिर्यक रेखा को काटती हैं तो उनसे कौन कौन से कोण बनते हैं, उनकी सबकी चर्चा आगे आने वाले पॉइंट पे की जाएगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। अभी तक हमने जो पढ़ी थी, पहले पढ़ा हमने क्या बताइए? पहले पढ़ा था हमने बिंदु। पहले क्या पढ़ा था? बिंदु यानी पॉइंट। फिर बिंदु के बाद क्या पढ़ा? रेखा। रेखा का मतलब लाइन, है ना। ये देखो, ये इसकी ना लंबाई चौड़ाई मोटाई कुछ नहीं होती है, ये वन डायमेंशनल हो गया है। अब आ गए हैं किस पे? बोलो, टू डायमेंशनल फिगर पे। टू डायमेंशनल मतलब जिसमें वन डायमेंशनल की दो चीजें इन्वॉल्व होंगी, दो लाइनें इन्वॉल्व होंगी, तो वो क्या कहलाएंगी? टू डायमेंशनल। जरा देखिएगा एक बार इसको, समझिएगा बहुत अच्छे से। अब हम किसकी बात करते हैं? कोण की बात करते हैं। कोण मतलब एंगल, ठीक है। तो देखो, यदि दो रेखाखंड या किरणों को एक ही अंत बिंदु हो जाएगा तो इस प्रकार की बनी आकृति आपकी क्या कहलाएगी? कोण कहलाएगी। अंत बिंदु का कोण, अंत बिंदु कोण का शीर्ष, है ना, क्या कहलाएगी? वर्टेक्स कहलाएगी। अब सुनिएगा इस बात को बहुत अच्छे से। एक बिंदु यहां से एक लाइन खींची गई ऐसे, और एक बिंदु यहां से एक लाइन खींची गई ऐसे, तो बताओ दोनों लाइनों का एक ही पॉइंट पे तो ये मिल रही है आके, है ना, एक ही बिंदु पे तो मिल रही हैं। तो दोनों लाइनें जिस बिंदु पर मिल रही हैं, दोनों लाइनें जिस बिंदु पर मिल रही हैं, वो इनके बीच का क्या कहलाएगा? कोण। क्या कहलाएगा? कोण। तो ये कोण जो है वो क्या कहलाएगा? ए बी सी, एक क्या है? कोण है। और इसको थीटा से हम लोग दिखाते हैं, तो लिखा भी है कोण ए बी सी, ऐसे भी लिखा हो सकता है, या कहीं कहीं ऐसे लाइन में लिख देते हैं कि ये क्या है? ए बी सी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये कोण हो जाएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं भैया, देखिएगा, अब सुनिएगा। तो जब कोण की बात करी है तो कोण कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहला पॉइंट दिया गया है कि आपका न्यून कोण। न्यून कोण, ठीक है। न्यून कोण बराबर क्या होता है? देखिएगा, न्यून कोण वह कोण होता है, न्यून कोण कौन सा कोण होता है? देखिएगा एक बार, न्यून कोण वह कोण होता है जिसका मान 90 डिग्री से कैसा होता है? छोटा होता है। तो न्यून कोण के लिए लिख दोगे, अगर न्यून कोण के लिए लिखोगे तो थीटा, अगर मान लो ये कोण है, कोण को किससे दिखाते हैं? थीटा से। तो थीटा की वैल्यू कैसी होगी? 90 से छोटी होगी। तो ये क्या कहलाएगा? न्यून कोण। अब आप देख लो बने हुए फिगर में, ये बताओ ये न्यून कोण है कि नहीं? बताओ, अगर यहाँ से ये सीधा परपेंडिकुलर डाला जाएगा तो ये सबको पता होगा कि ये कितना होगा? 90 होगा। और इसके बाद चाहे यहीं से एक लाइन खिंच जाए, चाहे बिल्कुल इसके बगल से खिंच जाए, अगर 90 से जरा भी छोटा है ना, अगर 89 डिग्री भी है ना, या 89.5 डिग्री भी है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका न्यून कोण कहलाएगा। 90 पे क्या कहलाएगा? उसके आगे चर्चा करेंगे हम, ठीक है। तो बताओ, ये वाला जो थीटा है ये आपका क्या कहलाएगा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल, है ना। क्या कहलाएगा? एक्यूट एंगल, सॉरी ट्रायंगल नहीं, एक्यूट एंगल, है ना। अभी ट्रायंगल की बात नहीं हो रही है। अगला देखो, आ जाओ, अब आ गए, जब 90 पे पहुंचेंगे तब क्या हो जाएगा? समकोण हो जाएगा। तो जब थीटा का वैल्यू 90 के बराबर हो, है ना, जब थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो? 90 के बराबर हो, तो क्या कहलाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल। ये सबको पता होगा, लिखा भी है ना। तो इसको देख लीजिएगा, ये क्या हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और आगे बढ़िएगा, अगर थीटा का मान जो है वो 90 डिग्री से कैसे हो जाए? बताओ, 90 डिग्री से बड़ा हो जाए। थीटा कैसा हो जाए बताइए? थीटा जो है वो 90 डिग्री से थोड़ा सा बड़ा हो जाए, है ना। फिर वो कितना बड़ा हो जाए वो हम आपको बताएंगे कि 90 का मान थीटा से तो कैसा हो? बड़ा हो, और सॉरी थीटा का मान 90 से तो बड़ा हो, और 180 से कैसा हो? 180 से छोटा हो, है ना। तो अगर इस वैल्यू 90 से 180 के बीच में अगर वैल्यू रहेगी तो वो कहलाएगा आपका क्या? ऑब्ट्यूट एंगल, यानी अधिक कोण। वो लिखा भी है, वह कोण जिसकी माप 90 से अधिक और 180 से
कम हो तो अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। तो बताओ 180 कब बनेगा? जब एक स्ट्रेट लाइन होती है तभी तो 180 बनता है। बोलिए, यही तो 180 बनेगा। और बताओ ये 90 है, तो अगर इस रेंज में कोई भी एंगल आएगा तो क्या कहलाएगा? वो अधिक कोण कहलाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं भैया, देखो आगे देखो, आगे अगला है ना, ये कौन है? स्ट्रेट एंगल यानी रिजु कोण। क्या कहते हैं इसको? रिजु कोण है ना, स्ट्रेट एंगल, एक रेखा पे बना हुआ कोण। एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये पूरा कोण जो बन रहा है वो कितना है? 180 डिग्री। तो ये आपका क्या कहलाएगा? रिजु कोण। ठीक है, ये कौन से नंबर का कोण है? ये चौथे नंबर का कोण है। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, पांचवें नंबर का। पांचवें नंबर पे क्या आया है बताओ? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल है ना, पुनरुक्त कोण या प्रतिवर्तीय कोण। वह एंगल जो यहां से अगर हम ऐसे सीधे लाइन खींच दे तो बताओ ये 180 होगी कि नहीं? 180 से कैसा हो? 180 से जिसकी माप दो समकोण है ना, दो समकोण मतलब कितना? 180 से बड़ा तथा चार समकोण यानी 360 से कैसा हो? छोटा हो। तो बताओ एक समकोण ये हुआ, दूसरा समकोण ये हुआ, तो बताओ दो समकोण से बड़ा हुआ। और चार समकोण कब होंगे? जब इसको ऐसे ऐसे कर जोड़ दो। तीसरा समकोण ये होगा और चौथा वाला ये होगा। तो बताओ अगर इस लाइन से हम फिर से देखो कलर चेंज करे दे रहे हैं ताकि तुम्हें समझ में अच्छे से आए। देखिए ये एक लाइन है, ये पूरी लाइन अगर सीधी जाएगी तो बताओ ये दो समकोण हो गया। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या होगी? दो समकोण। और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या हो जाएगी? और दो समकोण। तो टोटल चार समकोण हो जाएंगे कि नहीं? तो अगर यहाँ से यहाँ तक की लाइन में कोई भी एंगल बनेगा तो क्या कहलाएगा आपका? बोलो, रिफ्लेक्स एंगल है ना, ये प्रतिवर्तीय कोण कहलाएगा। पांचवा पॉइंट आपका है प्रतिवर्ती कोण का, और इसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल यानी संपूर्ण कोण। कंप्लीट एंगल है, देखो कैसे इस पॉइंट से चले थे और वापस घूम घाम के जितना भी घूम के आए यहीं आ गए, तो हम अपना काम कंप्लीट कराएं कि नहीं? तो ये कौन सा कहलाएगा? कंप्लीट एंगल। यहाँ थीटा बराबर कितना होता है? 360 डिग्री। बोलो समझ में आई ये बात है ना। तो हमने जो पढ़ा एक बार उसकी हम चर्चा कर लें। हमने पढ़ा क्या क्या है भैया? हमने पढ़ा है, आपको देखिएगा, हमने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा भैया एंगल। एंगल में हमने पहला पढ़ा था, पहला कोण कौन सा पढ़ा था? बोलो, न्यून कोण। पहला पढ़ा था न्यून कोण, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा पढ़ा था हमने क्या? समकोण, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण कहलाया। तीसरा पढ़ा क्या? अधिक कोण। अधिक कोण, ठीक है, ये तीसरा हो गया। तीसरे के बाद चौथा पढ़ा था रिजु कोण। चौथे के बाद पांचवा पढ़ा था रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण। और छठवां पढ़ा था संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। एक लाइन में सबकी बात करते हैं तो देखिएगा एक लाइन में क्या बात होती है। एक लाइन में जो बात होती है इससे ज़्यादा अच्छा दिख रहा है ना, ये सही है। देखो न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण का मान 90 से कैसा होता है? बोलो, छोटा होता है। ये कैसा होता है? ये 90 के बराबर होता है। इसका मान बोलिए, इसका मान 90 से बड़ा होता है, ठीक है ना। अब ये बोलिए रिजु कोण, ये बराबर किसके होगा? 180 डिग्री। इसके आगे बोलिएगा प्रतिवर्ती कोण, ये कितना होगा? बोलो, 180 से ज़्यादा होगा, 360 से कम होगा। तो इसको क्या लिखेंगे? ग्रेटर देन, उल्टा कर दे, रुकिए एक मिनट, 180 डिग्री। 180 से बड़ा होगा, फिर कहाँ तक होगा? 360 तक, क्योंकि 360 के बराबर अगर हो जाएगा तो क्या कहलाएगा? कंप्लीट। हमने तो कोणों के बारे में जो चर्चा की वो यही तो पढ़ा है, ठीक है ना, यही पढ़ा है। तो अब इसको आराम से लिख लीजिएगा एक लाइन में। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगला पॉइंट जो रहता है उसको देखते हैं, तो और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा कोणों से संबंधित शब्दावली, कुछ टर्म्स ऐसे आते हैं जो कोण से आपको पढ़ने रहते हैं, तो उनको देखिएगा एक बार। देखिएगा इसका कहीं ना कहीं एक फिगर लगा होगा, कंप्लीट एंगल। अच्छा चलो देखिएगा, पहले बहुत अच्छे से सुनिएगा।
एक आपको पढ़ते हो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, है ना, जिसको कहते हैं पूरक कोण। अब पूरक कोण कौन सा होता है? पूरक कौन होता है? पूरक होता है जस्ट जैसे हम कहते हैं आप हमारे पूरक हैं, तो अब पूरक कौन सा होगा? देखो, यदि दो कोणों का मापों का योग 90 डिग्री हो जाए तो कहलाएगा क्या? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो दो कोण है, जैसे मान लो थीटा है, तो थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या कहलाएगा बताओ? 90 माइनस थीटा। बोलो दोनों का योग क्या कहलाएगा? दोनों का यानी पूरक कोण क्या है? थीटा का पूरक कोण है 90 माइनस थीटा, और 90 माइनस थीटा का पूरक कोण है क्या? थीटा। बोलो ये बात आई यहाँ तक समझ में? क्लियर है ना? चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अब बहुत छोटा है ना, बहुत छोटा छोटा अंतर होता है। देखिएगा यहाँ पूरक लिखा है, कभी कभी कोटि पूरक भी लिख के आता है, और ये क्या है? समपूरक। ये क्या है? समपूरक, है ना। तो इसको देखो समपूरक यानी सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? देखिएगा थीटा का सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा, और 180 माइनस थीटा का सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। तो क्या कह रहा है सुनिएगा, यदि दो कोणों की मापों का योग 180 डिग्री हो जाए तो उन्हें क्या कहते हैं हम? संपूरक यानी सप्लीमेंट्री एंगल। और तीसरा पॉइंट क्या है? एडजेसेंट एंगल, है ना, ये आसन्न कोण कहलाता है। अब इसको सुनिएगा क्या है? दो कोणों की आसन्न कोण कहलाते हैं। दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं कौन से? यदि उनका एक ही बिंदु, है ना, क्या? यदि उनका शीर्ष, यहाँ क्या होना चाहिए? शीर्ष होना चाहिए, है ना, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, शीर्ष लिख लेना बेटा। एक ही बिंदु हो और उनकी उभयनिष्ठ भुजा, है ना, कॉमन हो, और एक कोण दूसरे कोण के उभयनिष्ठ भुजा के एक ओर तथा दूसरी ओर कोण बिंदु उभयनिष्ठ भुजा पर हो। ना समझ में आ रहा? छोड़ दीजिएगा। सुनिएगा, एक ये एंगल है, ठीक है, इसको अगर हम 20 से ऐसे निकाल दें तो ये वाला और ये वाला जो एंगल बनेगा वो कौन सा बनेगा? एडजेसेंट एंगल बनेगा। अब लैंग्वेज देख लो और समझने में देख लो, शायद ये फिगर भी लगा होगा आगे, देखिएगा। हाँ देखो बना है, देखो, है ना। अब देखिएगा, ये बताओ, ये पूरा एक एंगल बना था कि नहीं? इसकी ये वाली क्या हो गई? एक कॉमन मतलब लाइन हो गई कि नहीं? और ये बिंदु बताओ, एक ही बिंदु पर बताओ दो रेखाएं मिल रही हैं, और ये जो तीसरी लाइन हमने खींची वो भी इसी बिंदु पे मिल गई आके। तो ये वाला पॉइंट क्या कहलाया आपका? कॉमन पॉइंट कहलाया, उभयनिष्ठ बिंदु कहलाया। और ये वाली रेखा क्या कहलाई? उभयनिष्ठ भुजा कहलाई, ठीक है। और इनके बीच का जो ये कोण है, ये दोनों कोण आपस में, ये अगर x है और ये y है, तो ये दोनों कैसे कोण होंगे? ये दोनों होंगे आसन्न कोण। बोलो समझ में आई बात? तो पीछे देख लो बेटा लैंग्वेज, और फिर आगे पढ़ लो। अब लैंग्वेज समझ में आ जाएगी। क्या कह रहा है कि दो कोणों की आसन्न कोण कहलाते हैं यदि उनके शीर्ष एक ही बिंदु हो, है ना, एक ही पॉइंट पे ये मिले अगर, ठीक है। और आगे क्या क्या है? उनकी एक उभयनिष्ठ भुजा, कॉमन, एक कॉमन भुजा हो। कैसी हो? कॉमन भुजा हो, और एक ये कॉमन भुजा खींची थी कि नहीं? और आगे क्या क्या है? और एक कोण ही दूसरी भुजा उभयनिष्ठ भुजा के एक ओर हो, है ना। तो यहाँ पे देखो ये एक ओर है, और दूसरा क्या है? और एक और हो, और दूसरा कोण की दूसरी भुजा के उभयनिष्ठ भुजा के दूसरी ओर हो। ये चीज समझना, ये वाली उभयनिष्ठ भुजा है, इसके दूसरी ओर ये वाला कोण, इसके इधर वाला ये वाला कोण, तो ये दोनों कोण कैसे कहलाएंगे? एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे, ठीक है, आसन्न कोण कहलाएंगे। इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर आप सवाल लगाने जाओगे तो आपको ये वैल्यू ये लिखा मिलेगा आपको, है ना, या ये लिखा मिलेगा, तो वहां समझना रहेगा इस बात को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा, है ना, ये क्या है? लीनियर पेयर एंगल, रैखिक युग्म कोण। अब देखिएगा क्या होगा इसका। आसन्न कोण जिनकी विभिन्न भुजाएं दो विपरीत किरणों की हों, सब भूल जाओ तुम, है ना। ये लैंग्वेज पढ़ोगे तो कंफ्यूज रहोगे। मैथ में ये रटना नहीं होता, ये बस लिख लिया ताकि समझ आने में आसानी हो, ठीक है। अब आप सुनिएगा मेरी बात। एक ही लाइन पे एक तुमने दूसरी किरण डाली या दूसरी लाइन खींची, तो इधर वाला जो एंगल है ये अगर थीटा है तो बताओ ये वाला एंगल कितना होगा? 180 माइनस थीटा। बोलो होगा कि नहीं? और ये दोनों कोण कैसे कहलाएंगे? बोलो लीनियर पेयर, रैखिक युग्म। क्यों? क्योंकि अगर दोनों को जोड़ देंगे तो बताओ एक लाइन बन जाएगी कि नहीं? तो इसीलिए ये क्या कहलाएंगे? लीनियर पेयर एंगल। तो यहाँ पे लिखा भी है, क्या लिखा है देखिएगा, POR और QOR, इनकी वैल्यू कितनी है? 180 डिग्री है। तो अगर कोई एक ऐसी लाइन है, इस पे कोई एक ऐसा एंगल है ना, एक ऐसी लाइन खींची गई, ये थीटा कोण बना रहा है, ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं भैया, आगे देखिएगा, आगे है
वर्टिकली अपोजिट, शीर्षाभिमुख, है ना, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट में शीर्षाभिमुख कौन कौन से होंगे? जैसे दो लाइनें ऐसे क्रॉस की आपस में, है ना, तो एक कोण ये अगर थीटा होगा तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। अच्छा, ऐसा क्यों हो जाएगा? अगर इसकी चर्चा करें तो देखिएगा बहुत अच्छे से। इन्हें अच्छा, ये दोनों कोण पहले तो बराबर होंगे और यही कोण क्या कहलाएंगे? आपके शीर्षाभिमुख। क्या कहलाएंगे? वर्टिकली अपोजिट यानी शीर्षाभिमुख, है ना, वर्टिकली अपोजिट। अब ऐसा होगा क्यों? अगर इसकी चर्चा की जाए तो जरा ध्यान से देखिएगा। अब चर्चा को ध्यान से देखिएगा। ये कोण तुमने कितना माना है? थीटा माना है कि नहीं? ये एक सीधी लाइन है, बोलो, ये एक सीधी लाइन है, तो बताओ ये वाला कोण जो है वो 180 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा? बोलो, यहाँ तक बात आई समझ में? हो गई ना? अब देखना ध्यान से। अब जो लाइन तुमने मान रखी थी, बताओ ये भी एक लाइन है कि नहीं? है ना, थोड़ा सा इधर इधर हो गई बेटा, बताओ ये लाइन एक है कि नहीं? ठीक है, तो ये अगर हम देखेंगे तो देखो, अब हम खींच रहे हैं, ये एक लाइन है कि नहीं? और अगर ये लाइन है तो बताओ इनका दोनों, ये वाला कोण और ये वाला कोण का योग कितना होगा? 180। तो बताओ जरा, अगर ये 180 माइनस थीटा है तो ये कितना होगा? थीटा होगा। होगा कि नहीं होगा? अब योग करके देख लो, 180 हो रहा है कि नहीं? तो बताओ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो गया। तो ये वाले जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं ये आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। अब इनकी भाषा को पढ़ लेते हैं। भाषा क्या कहता है? दो कोणों को शीर्षाभिमुख कोण युग्म कहते हैं यदि उनकी भुजाएं विपरीत कोणों के युग्म, दो युग्म हो, है ना। नहीं समझ में आएगा बेटा, भाषा अगर तुम ज़्यादा पढ़ने जाओगे तो चीज़ें कम समझ में हो। मैं बता दे रहा हूँ कि भाई उसने ये कहा है कि ये कोण है और एक अगर ये कोण है तो इनकी अगर भुजाएं ये विपरीत कोणों के युग्म होंगी तो ये क्या कहलाएंगे? शीर्षाभिमुख। तुम केवल इसको समझो कि पॉइंट होता क्या है। अब यहाँ पे लिखा है, ये थ्योरी आप लोग पढ़ लीजिएगा। जरूरी क्या है? इसको पढ़ना। जरूरी क्या है? इसको पढ़ना। देखिएगा जरा इसमें क्या लिखा है, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। ये बात हम आपको बता चुके हैं और यही समझने वाली बात है। बाकी कौन से शीर्षाभिमुख होते हैं ये याद रखो, है ना। ये कभी नहीं पूछेगा, किसी भी एग्जाम में नहीं पूछेगा ना, कभी मतलब तुम्हें जरूरत पड़ेगी, लेकिन इस पॉइंट की आपको जरूरत पड़ेगी। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़े, थोड़ा सा और आगे बढ़े तो देखो क्या आ गया? परपेंडिकुलर लंब, है ना। परपेंडिकुलर से अगर तुम देखे हो तो एक मूवी का हमें थोड़ा सा याद आता है। एक मूवी में इसकी चर्चा हुई है, बताना कौन सी मूवी, कमेंट करके जरूर बताना कि परपेंडिकुलर, एक लड़के का नाम रखा गया था परपेंडिकुलर, बताना किसका नाम था परपेंडिकुलर, अगर देखे हो तो बताना। ठीक है, चलो बात करते हैं। दो रेखाएं एक दूसरे पर अगर लंब कहलाती हैं यदि उनके बीच का कोण क्या हो? 90 डिग्री। ये सबको पता है कि अगर दो रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटेंगी तो ये आपस में क्या कहलाएंगी? लंबवत रेखाएं हैं। और इसको लिखने का तरीका क्या होता है? जैसे मान लो ये एक रेखा है AB, इस पे एक ऐसी रेखा खींची गई है, मान लो X और Y, तो लिखा जाता है कि XY परपेंडिकुलर है AB, है ना। चलो देखो आगे, अब आता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना। लंब समद्विभाजक, दोनों बात को अलग अलग करो, लंब को अलग करो, सम मीन्स समान, द्वि मीन्स दो, भाजक मीन्स भाग। तो देखो एक ये लाइन खींची थी हमने, है ना, एक ये लाइन खींची थी, मान लो इसको कुछ भी नाम दे दो, हमने इसको दे दिया जो लिखा हुआ है उधर A और B, ये एक लाइन खींची थी, ठीक है। इस लाइन पे हमने एक यहाँ से ऐसा परपेंडिकुलर डाला जो परपेंडिकुलर भी है, यानी 90 डिग्री पे भी मिलता है, ठीक है। इसका नाम दे दिया मैंने C और D, ठीक है। 90 डिग्री पे मिलता ही है, साथ साथ में ये दो बराबर भागों में अगर बांटता है तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा कि CD जो है वो AB का क्या है? बोलिए, AB का लंब समद्विभाजक है ना। तो क्या है बेटा? ये AB का लंब समद्विभाजक है। और आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा और आगे बढ़े तो देखो इसने लिखा है कि लंब समद्विभाजक पर स्थित प्रत्येक बिंदु दोनों अंत बिंदु से समदूरस्थ होते हैं, ठीक है। अब इसकी चर्चा को तुम पढ़ने के पहले ये देखो यहाँ पे इन्होंने दिया है ना, ये जो फिगर दिया है ये पीछे वाले का दिया है। ये देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला गया ऐसे करके, तो ये दो समांतर रेखाओं के बीच की हमेशा दूरी कैसी रहेगी? बराबर रहेगी। और ये क्या है? ये भैया परपेंडिकुलर है, ठीक है। चलिए ये वाला पॉइंट ध्यान से समझिएगा, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। क्या कहा है? लंब समद्विभाजक पर स्थित प्रत्येक बिंदु दोनों अंत बिंदुओं से समदूरस्थ होते हैं। जैसे बताइए, एक ये त्रिभुज बन रहा है, चलो हम आपको दिखाते हैं, एक बार इधर बना के दिखाते हैं। एक बोर्ड ले लिया जाए, समझाने में आसानी रहेगी, ठीक है।
देखिएगा, एक ये त्रिभुज था, एक त्रिभुज था, ठीक है। इसकी ये भुजा ए मान लो, इसको पॉइंट बी मान लो और इसको मान लो सी। इससे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा गया, लंब समद्विभाजक खींचा गया है। तो अगर लंब समद्विभाजक है तो यहाँ से कितने डिग्री बनाएगा? 90 डिग्री। इसको मैंने दे दिया नाम टी, ठीक है। अब लंब समद्विभाजक है तो बताओ ये भुजा और ये भुजा आपस में कैसी होगी? बराबर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? चलो बराबर हो जाएगी। एक पॉइंट इसका हमने यहाँ ले लिया, कहीं पे भी x ले लिया है। तो अगर हम ax मिलाएंगे, ax, और इधर से क्या जो मिलाएंगे? bx, तो जो ax की दूरी होगी, तो किसकी दूरी होगी? ax की, वो बराबर किसके होगी? bx के। क्यों होगी इसकी चर्चा थोड़ा सब्र करके करते हैं, पहले सुन लीजिएगा कि ऐसा हो क्यों रहा है, आगे देखिएगा पहले। तो अगर हम इसको खींचेंगे, देखिएगा यही लाइन लिखी है, लंब समद्विभाजक पर स्थित प्रत्येक बिंदु, कहीं भी एक बिंदु ले लिया इन्होंने, यहाँ ले लिया P बिंदु, अंत बिंदुओं से समदूरस्थ होता है। कौन सा? देखो AP जो है वो PB के कैसा है? बराबर है। और ये देखो यहाँ से लिया है AQ, ये भी किसके बराबर होगा? BQ के। अब ऐसी अगर चर्चा की जाए कि ऐसा होता क्यों है, तो जरा देखो ऐसा क्यों होता है, देखना ध्यान से। कलर को चेंज करते हैं ताकि समझ में अच्छा है। अभी हम आगे पढ़ेंगे समरूपता, है ना, थोड़ा आगे पढ़ेंगे समरूपता। आज की क्लास में रहेगी, नहीं तो अगली वाली क्लास में समरूपता रहेगी। तो समरूपता में क्या होता है कि देखिएगा, ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में कैसी है? बराबर है। बोलो ये कैसी लाइन हो गई? ये इसकी कॉमन लाइन हो गई। ये वाला डिग्री 90 डिग्री है, तो बताओ इधर भी कितना बन रहा होगा? 90 डिग्री बन रहा होगा। अब बताइए, दो लाइन और उनके बीच का एंगल अगर बराबर है, तो बताओ ये वाला जो त्रिभुज है, ये वाला, ये इसके कैसा हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। समरूपता होती क्या है कि अगर इस पॉइंट से उठा के इस पॉइंट पर रख दिया जाए तो ये पूरा त्रिभुज को कायदे से ढक ले, पूरा क्या करे? पूरा ढक ले त्रिभुज को, वो क्या कहलाती है? आपकी समरूपता कहलाती है। तो अगर इस त्रिभुज को ऐसे पलट के इधर रख दिया जाए तो ये पूरा एडजस्ट कर ले इस पे, ठीक है ना, तो ये इसकी क्या कहलाती है? समरूपता कहलाती है भैया। तो अगर हम समरूपता की बात करेंगे तो बताओ फिर अगर ये एक दूसरे को ढक लेगा तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा कैसी हो जाएगी? आपस में बराबर हो जाएगी। इसी तरीके से ऊपर वाली AC जो है ये किसके बराबर हो जाएगी? BC की। अगर अभी थोड़ा समझ में कम आया हो तो अभी अगला पॉइंट जब समरूपता पढ़ाएंगे तो इस चीज़ को हम दोबारा वहाँ पे लेंगे, तब समझना है इस बात को, ठीक है। ध्यान रखना ये परपेंडिकुलर है ना, 90 डिग्री है, और ये आपस में कैसे है? बाइसेक्टर भी है, बराबर भी होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट क्या रहेगा? अगला पॉइंट क्या रहेगा? देखिएगा, एंगल बाइसेक्टर, कोणार्धक जिसको कहते हैं ना, अर्धक कोण भी कहते हैं या फिर कोणार्धक भी कहते हैं। तो देखिएगा एंगल बाइसेक्टर, यदि एक रेखा किसी कोण को दो बराबर भागों में बांटती है तो वो उसकी क्या कहलाती है? एंगल बाइसेक्टर। देखो ये पूरा एंगल था, है ना, ये पूरा एंगल थीटा मान लो, तो इसने एक ऐसी रेखा खींची है ये कि ये θ/2 हो गया और ये भी कैसा हो गया? θ/2। दो बराबर भागों में बांटेगी, तो अगर ऐसा करेगी कि दो बराबर भागों में बांटेगी तो ये क्या कहलाएगी? बोलो ये कहलाएगी आपकी एंगल बाइसेक्टर, कोणार्धक। बोलो क्लियर है ना ये पॉइंट। चलो इसके आगे बढ़ते हैं। नोट देखिएगा क्या लिखा है। लिखा है कि आर्धक पर स्थित, यानी कोणार्धक पर स्थित प्रत्येक बिंदु दोनों भुजाओं से समान दूरी पर होता है ना। कितनी दूरी पे होता है? समान दूरी पर। अगर हम देखेंगे तो अगर इस पॉइंट को देखें ध्यान से, तो देखिएगा ध्यान से, इस पॉइंट से, ये एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट से दूरी निकालना, जब भी कोई के बीच की दूरी निकालते हैं तो वहां से उस बिंदु पे क्या खींच देते हैं? परपेंडिकुलर खींच देते हैं। तो बताओ अगर इससे एक ऐसे परपेंडिकुलर डालेंगे और एक परपेंडिकुलर इससे डालेंगे तो बताओ ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। बोलो अब फिर वही बात आ गई कि क्या ये दोनों कोण बराबर हैं? θ/2 ये हो गए 90-90, तो बताओ ये वाला तीसरा कोण भी कैसा हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। और एक भुजा कैसी है? ये बराबर है। तो अगर ये भुजा बराबर है तो ये आपस में कैसे हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। और अगर समरूप हो जाएंगे भैया, ये अगर ये समरूप हो जाएंगे तो ये वाली जो भुजा है ये इसके बराबर हो जाएगी और ये वाला पॉइंट जो है ये इसके बराबर हो जाएगा। तो ये सब चीजें हम किसमें सॉल्व करेंगे? समरूपता में। किसमें? जब हम समरूपता पढ़ रहे होंगे तो इस बात को हम आपसे अच्छे से वहां पे इस पॉइंट को हम लेके चलेंगे। बस अभी इस पॉइंट को ध्यान रखना और आगे समरूपता में इस पॉइंट को हम अच्छे से कवर करेंगे। आगे देखिएगा, इसके आगे से यहाँ पे देखिएगा, अब इसमें क्या दिया है? ये दो पैरेलल लाइन खींची हैं, इनमें एक तिर्यक रेखा खींची गई, लिखा है AB और CD। देखिएगा ध्यान से, इसमें लिखा क्या है कि
AB और CD कैसी हैं, समांतर रेखाएं हैं, और PA एक इसकी तिर्यक रेखा है। तो इसमें क्या बनता है, इसमें कहानी बनती है कोणों पे। जैसे कोण 1 है, ये किसके बराबर होगा, तो ये कोण 5 के बराबर होगा। अगला पॉइंट में इसमें लिखाया भी है अगले पेज में, देखिएगा ध्यान से, कि संगत कोण के युग्म बराबर होते हैं। अब संगत कोण कौन कौन से होते हैं, 1 बराबर 5 के, 2 बराबर 6 के, 3 बराबर 7 के और 4 बराबर 8 के। देखिएगा क्या कहना चाह रहा है कि ये जो कोण ऐसे अगर दो समांतर रेखाएं खींचेंगी, उनको एक तिर्यक रेखा काटेगी। दो समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाओं की पहचान लास्ट क्लास में बताए थे कि इनके बीच की दूरी हर जगह बराबर होती है। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, जो समांतर रेखाएं हैं उनके बेटा अभी क्लास में बताए थे आपको क्या, कि इनके बीच की दूरी हमेशा कैसी होती है, बराबर होती है। तो ये वाला जो एंगल होगा, इसको अगर हम 1 नाम दें तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा, किस वाले के, 5 नंबर वाले के। ये दोनों कोण कैसे कहलाएंगे, ये आपके संगत कोण कहलाएंगे। ठीक है, कैसे होंगे, संगत कोण। इसी प्रकार देखिएगा, ये 2 वाला जो कोण है ये 6 के बराबर होगा, ये 3 वाला कोण ये 7 के बराबर होगा, ये 4 नंबर का कोण ये 8 के बराबर होगा। अगर इसकी चर्चा करी जाए कि होगा क्यों, तो जरा देखिएगा, हमने आपको बता रखा है और आगे अभी इसी पे चर्चा भी करेंगे कि जहां Z बनता है, ये क्या बन रहा है, Z बनते हुए देख रहे हैं ना, जहां Z बनता है वहां पे जहां भी Z बनेगा उनको एकांतर कोण कहते हैं, और वो आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये अगर 5 नंबर है तो इसको हमने 3 नंबर दे रखा है उधर, तो 3 और 5 आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये एकांतर कोण है। कैसे है, एकांतर कोण है। और इसके आगे समझिएगा कि कोण 1 और कोण 3 बराबर होते हैं। अभी पीछे ही पढ़ के आए थे कि जब 2 लाइन एक दूसरे को काटती हैं तो ये एक दूसरे के कैसे होते हैं, शीर्षाभिमुख होते हैं। कैसे होते हैं, शीर्षाभिमुख। तो ये कोण आपस में कैसे होंगे, बराबर। तो 1 बराबर अगर 3 के है, क्या है, कोण 1 बराबर कोण 3 के है और कोण 3 बराबर कोण 5 के हैं। तो हम लिख सकते हैं कि कोण 1 बराबर किसके होगा, कोण 5 के होगा। बोलो समझ में आई ये बात। अगला पॉइंट क्या लिखा है, पढ़िएगा नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट देखो वही दिया है कि एकांतर कोणों का युग्म, एकांतर कोणों का युग्म कैसे होता है, आपस में बराबर। अब एकांतर कोण कौन कौन से दिए हैं, कोण 3 बराबर कोण 5 के, कोण 4 बराबर कोण 6 के, 2 8 के, 1 7 के। देखिएगा जरा ध्यान से पीछे, है ना। कोण 1, पहले ये देखो, कोण ये 3 है, ये देखो 5 के लिखा है पहला पॉइंट कि नहीं, देखो ध्यान से, कोण 3 बराबर कोण 5। अगला लिखा है 4 बराबर 6, देखिएगा ये देखो, ये दूसरा Z बना, 4 बराबर 6। तो अब ये एकांतर कोण में कोण आपस में कैसे हो रहे हैं, बराबर। 3 किसके बराबर है, 3 बराबर है 5 के, 4 बराबर है किसके, बोलो 6 के। अब अगर ये आपस में कोण बराबर हैं तो सीधी सी बात हो जाएगी, ये कोण इसको डाल दिया 4 नंबर और इसको क्या डाल दिया, देखो Z का बना रहा है यहाँ पे, ये क्या हो गया 6 नंबर, ये बराबर होते हैं। इनको कोणों को क्या बोलते हैं, एकांतर कोण। इनका यूज रहेगा बेटा आगे की थ्योरम्स में, इनका यूज रहता है। अगला पॉइंट देखिएगा क्या लिखा है कि तिर्यक के एक ही तरफ के अंतः कोणों को या बाह्य कोणों का योग हमेशा कितना होता है, 180। देखिएगा कोण 3 प्लस कोण 6 होगा, यहाँ पे क्या होगा, कोण 3 प्लस कोण 6। ठीक है, तो देखिएगा इधर वापस आते हैं, इधर देखिएगा, हम इसको एक बार साफ करते हैं तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। इसको पूरा साफ कर देते हैं। ठीक है, अब देखिएगा कहा क्या है कि कोई भी 2 समांतर रेखाएं ऐसे अगर खींची हैं और उसको एक तिर्यक रेखा खींची है, तो कोण के एक साइड का योग हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री। बड़े आराम से आपको पता है, बताइए जरा, ये कोण देखिएगा, ये और ये आपस में इनका अगर हम योग करेंगे तो 180 होगा कि नहीं होगा। देखिएगा क्यों होगा, सुनना बहुत अच्छे से। इस कोण को आप मान लो कुछ भी x मान लो, तो ये भी कोण x हो जाएगा। और इस वाले कोण, ये वाले कोण की लाइन बताओ कितनी, ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे एक साइड का एंगल x है, तो दूसरे साइड का हो जाएगा 180 माइनस x हो जाएगा कि नहीं। तो जरा बताओ, ये अगर 180 माइनस x है तो ये वाला जो एंगल है ये भी हो जाएगा 180 माइनस x हो जाएगा। अभी हम बता के आए हैं पीछे वाले पॉइंट पे, क्या बताया था कि ये देखो एक Z बना रहा है कि नहीं। तो अगर ये 180 माइनस एक्स है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 180 माइनस एक्स। अब जरा दोनों को जोड़ के देखो, 180 माइनस एक्स प्लस एक्स, ये तो कट गया, इनका योग कितना होगा, 180। यही पॉइंट इसने समझाने की कोशिश की है ना। इसी तरीके से अगर इधर देखेंगे, ये कोण और ये कोण, इनका दोनों का योग कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो ये दोनों आंतरिक कोण हैं। बाह्य कोण कौन कौन से होंगे, जो ये है, जैसे मान लो ये x है तो ये भी कितना होगा, 180 माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा। कौन से कोण होंगे, ये कोण और ये कोण आपस में संगत हैं। ये अगर 180 माइनस एक्स है तो ये भी 180 माइनस एक्स है। तो बताओ अब बाह्य कोण, ये बाहर वाला कोण 1 नंबर दे दिया मैंने,
इसको मैंने दिया 8 नंबर। तो जरा बताओ 1 और 8 को अगर योग करेंगे तो वो भी कितना हो जाएगा, इनका योग भी कितना हो जाएगा भैया 180 डिग्री। बोलो समझ में आई बात कि नहीं आई। आगे पॉइंट पढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, ये देखिएगा, ये नोट्स इसको पढ़िएगा बहुत अच्छे से। यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है एवं उपरोक्त में से कोई भी एक स्थिति सही पाया जाता है, दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। इसका कहने का मतलब क्या है, जरा ध्यान से समझिएगा। कह रहा कि जो हमने ऊपर जितनी भी आपको कंडीशंस बताई हैं, उन कंडीशंस में अगर कोई एक भी कंडीशन फॉलो कर जाए, कौन कौन सी कंडीशन, जरा देखिएगा कौन कौन सी कंडीशन फॉलो कर जाए। ये वाला एंगल बराबर हो जाए, या इसका योग 180 हो जाए, या फिर कोण 3 बराबर कोण 5 हो जाए, तो हमेशा ये पॉसिबिलिटी तभी होगी जब ये दोनों रेखाएं आपस में कैसी होंगी, समांतर होंगी। बोलो समझ में आई ये बात। तो यहाँ तक लाइन का कॉन्सेप्ट है। आगे अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगले पॉइंट पे अब अंतः कोणों का अर्धक एक दूसरे पे 90 पे काटते हैं, इसका भी थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, दो समांतर रेखाएं हैं, इनको एक तिर्यक रेखा ऐसे काटी है। दो समांतर रेखाओं को क्या काटी है, एक तिर्यक रेखा काटी है। तो जरा बताइए, इस एंगल को अगर हम अपने मन से कुछ भी मान लें, चलो 60 मान लिया, कितना मान लिया 60, तो बताओ ये कितना रहेगा, ये बोलिए जरा। हाँ 120 डिग्री, कितना रहेगा 120 डिग्री, ठीक है ना। अच्छा ये 60 है तो ये भी 60 होगा। अभी पढ़ के आए कौन से कोण है, ये संगत कोण है। अब अगर इन संगत कोणों के जो अंदर वाले कोण बने हैं, इनका अगर हम अर्धक खींचेंगे तो ये बताओ आधा आधा बांटेगा कि नहीं, ये आधा आधा बांटेगा। तो जो आधा बांटेगा तो बताओ ये 60 रह जाएगा और इधर भी कितना रह जाएगा 30, और त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो बताओ 60 और 30 90 हो गया है, तो 180 में से 90 घटाएंगे तो जरा बताओ यहाँ पे 90 डिग्री ही रहेगा कि नहीं। बोलो समझ में आई ये बात कि नहीं आई। तो दो समांतर रेखाओं को के बीच के जो अंतः कोणों का अर्धक करेंगे, ये हमेशा किस पे कटते हैं, 90 डिग्री पे कटते हैं। यहीं पे एक पॉइंट और समझ लो, है ना। देखो अगर दो समांतर रेखाएं हैं, उनको कोई एक ऐसी तिर्यक रेखा काटेगी, कोई भी एक तिर्यक रेखा, और इनके अंतः कोणों का अर्धक खींचेंगे, यानी इसका बाइसेक्टर करेंगे और इसका बाइसेक्टर करेंगे, तो ये बताओ 90 डिग्री मिलेगा कि नहीं। इसी तरीके से अगर इसका बाइसेक्टर करेंगे और इसका बाइसेक्टर करेंगे तो ये भी 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा। अब बताओ ये दोनों 90 हैं, यहाँ भी 90 बनेगा, यहाँ भी 90 बनेगा, और जो ये आकृति बनती हुई दिख रही है, ये हमेशा क्या बनती है, ये हमेशा और हमेशा भैया बताओ क्या दिख क्या रहा है, आयत दिख रहा है कि नहीं। आयत यानी सब लोग जानते होंगे आयत क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, चारों कोण कैसे होते हैं 90 डिग्री, आयत बनता है। और अगर यहीं पे दो समांतर रेखाओं को ध्यान से देखना, यहीं पे अगर दो समांतर रेखाओं को एक ऐसी रेखा काटे जो 90 डिग्री पे काटेगी और इनके बाइसेक्टर खींचेंगे, तो ये हमेशा और हमेशा क्या बनाते हैं, वर्ग बनाते हैं। तो देखो अंतर क्या है, बहुत थोड़ा सा अंतर है। अगर ये रेखा तिर्यक है, तिरछी है, तो आयत, और अगर ये सीधी यहाँ से 90 डिग्री बनाएगा तो वर्ग। क्यों बताओ, ये अंदर वाला भी 90 डिग्री होगा, और हम कलर बदलते हैं, देखिएगा ध्यान से समझाएंगे। ये बताओ पूरा 90 होगा, 90 का आधा ये कितना हुआ 45, इधर भी बताओ 45, ये भी 45, ये भी 45, तो आमने सामने तो 90 हो गए। इधर भी ये 90, ये भी 90, और ये भुजा आपस में कैसी रहेंगी, बराबर, क्योंकि दोनों कोण बराबर हैं, इधर भी बराबर, इधर भी बराबर। चलो एक नए पेज पे इसको थोड़ा अच्छे से बताते हैं। देखिएगा एक पेज लेते हैं, है ना, तो तुम्हें समझाने में अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिएगा अब यहाँ देखिएगा बहुत अच्छे से, एक रेखा ये थी, एक रेखा ये थी, इसको एक तिर्यक रेखा ने काटा, ठीक है ना। अब इस तिर्यक रेखा को हमने एंगल बाइसेक्टर किया। एंगल बाइसेक्टर मतलब अंतः कोणों का अर्धक किया, एक अर्धक ये हुआ और एक अर्धक ये गया, ठीक है ना। अच्छा इधर से एक अर्धक ये गया और एक अर्धक भैया ये आया, तो ये जो बन रहा है, देखिएगा जरा, ये जो बन रहा है भैया वो देखिएगा कैसे बन रहा है, बोलो। ये जो बन रहा है ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये हमेशा क्या बन रहा है 90 डिग्री के चारों कोण कैसे, चारों कोण कैसे, बोलो, चारों कोण 90 डिग्री, है ना। और आमने सामने की भुजाएं बताओ बराबर दिख रही है, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, तो बताओ ये क्या बना आपका, ये बना है आयत, ठीक है, ये क्या बना है, आयत बना है। और अगर यहीं पे ध्यान से देखिएगा, अगर यहीं पे दो समांतर रेखाओं को एक ऐसी रेखा काटे जो
तिर्यक तो है, तिरछी नहीं है, बिल्कुल सीधी लंबवत है। तिर्यक ना होके कैसी है, लंबवत है। लंबवत का मतलब क्या हुआ, लंबवत का मतलब हुआ कि ये यहाँ से 90 डिग्री, यहाँ से भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। अब बताओ अगर इसका हम बाइसेक्टर खींचेंगे तो ये खिंचा, इसका बाइसेक्टर ये खींचेगा, बताओ इधर बाइसेक्टर ये रहेगा, इधर भी बाइसेक्टर ये रहेगा। तो अब बताइए अगर हम इसको नाम दे दें ए बी सी डी, तो अब आपको आकृति ऐसी दिख रही होगी जो अगर बाइसेक्टर में है, अगर ये अर्धक में है तो बताओ 90 का अर्धक कितना होगा 45, इधर भी कितना 45, तो ये भी 45 और ये भी 45। अब बताओ अगर दो भुजाओं के द्वारा कोण बराबर है तो ये भुजा इसके बराबर हो गई और ये भुजा आपस में बराबर हो गई। अब बताओ ये चारों भुजाएं आपस में बराबर अगर हो गई तो ये क्या बनाएगा, वर्ग, क्योंकि वर्ग की कंडीशन क्या होती है जरा बताइएगा। वर्ग की कंडीशन भैया क्या होती है, वर्ग बराबर होता है कि चारों भुजाएं तो बराबर, चारों साइड्स इक्वल, ठीक है, चारों साइड क्या इक्वल, और चारों कोण कैसे हों, बराबर हों 90 डिग्री के, तो वो क्या कहलाएंगे आपके वर्ग। तो ये चर्चा हो गई, इसमें देखना आगे आपको पॉइंट में मिलेगा भी। तो ये देखिए अगला पॉइंट देखो, यही दिया है उसने, ए बी सी डी क्या है, एक आयत है। कब, जब अंतः कोणों का अर्धक बनाया जाता है। तो कैसे, ये बताओ, तिर्यक रेखा खींची है तो इसने अर्धक को क्या बनाया, आयत बनाया है। और अगला पॉइंट अगर हम यहाँ देखेंगे तो जब एक लंबवत रेखा खींचेगी तो उसने क्या बनाया है, वर्ग बनाया है। यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी ऐसी उम्मीद है। अब इसके आगे की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे, आके जो भी आगे रहेगा वो अगली क्लास में करेंगे। ध्यान से सुन लीजिएगा, इसकी जो भी पीडीएफ है वो इसी वीडियो के साथ में आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो पूरी पीडीएफ डाउनलोड कर लो, लिखने का ज्यादा नहीं रहेगा, आप वो पीडीएफ निकलवा सकते हैं प्रिंट में, जो समझाते चलें उसी को साइड में वहां लिखते चलना, पूरा नोट्स कंप्लीट होगा पूरे, मतलब कम से कम इस पे बढ़िया से हम 100, 150, 200 सवाल छांट के लगवाएंगे भी, आपके लिए सफिशिएंट मैटर रहेगा, ठीक है। धन्यवाद।